नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का दोस्तों टॉपिक है या आज का जो लेक्चर है वो सल्तनत कालीन प्रशासन पर आधारित है। इस लेक्चर के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, इन सारे के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों इस वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं, न्याय विभाग और सैन्य विभाग को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और इसके साथ साथ में सल्तनत काल में जितने भी विभाग का निर्माण किया गया है सल्तनत काल में, उनके बारे में भी हम देखेंगे विस्तृत से, और एक जगह पे भी देखेंगे ऐसे शॉर्ट में। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। एग्जाम देने के समय दोस्तों इसको जरूर देख के जाइएगा। तो इस लेक्चर को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसको लेक्चर से हम यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जैसे दिल्ली सल्तनत की प्रकृति क्या थी या दिल्ली सल्तनत का राजत्व का सिद्धांत क्या था। तो बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस लेक्चर को। दिल्ली सल्तनत की प्रकृति या दिल्ली सल्तनत की राजत्व का सिद्धांत। सैद्धांतिक एवं औपचारिक रूप से दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लामी कानून अर्थात शरीयत की सर्वोच्चता को मान्यता प्रदान की। ठीक है, क्या बात कर ले आप, तो यहाँ थोड़ा सा दोस्तों आप समझ लीजिए। तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान, क्या दोस्तों, दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए वो सभी इस्लामी कानूनों को मान्यता देते थे। क्या सभी लोग क्या करते थे, इस्लामी कानूनों को मान्यता देते थे और इस्लामी कानूनों में शरीयत के अनुसार दोस्तों कानून को चलाते थे। लेकिन कुछ ऐसे शासक थे, कुछ ऐसे शासक थे जो धर्मनिरपेक्ष भी शासन करते थे। अब बात कर लेते हैं कौन इस्लामी कानूनों की सहायता से शासन किया है, कौन कौन दोस्तों। तो बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, इसके साथ साथ में जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सभी दोस्तों जो थे क्या थे, ये इस्लामी कानूनों को वरीयता ज़्यादा देते थे। और बात करते हैं कौन धर्मनिरपेक्ष प्रकार से राज्य करता था, अर्थात कौन हिंदुओं के साथ में अच्छे से अच्छा, अर्थात हिंदुओं के साथ कौन अच्छा व्यवहार करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक और खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, ये दोस्तों ज़्यादा इस्लामी कानूनों को वरीयता नहीं देते थे। ठीक है, और बात कर लेते हैं अब आगे। इसके उल्लंघन अर्थात इस्लामी कानूनों अर्थात शरीयत के उल्लंघन को रोकने के लिए भी प्रयास करते थे, परंतु परिस्थिति के अनुसार उसने धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भी बनवाए। ऐसे कानून को जवावित कहा जाता था। अर्थात जो धर्मनिरपेक्ष कानून सल्तनत काल में बनवाए गए हैं उन कानूनों को क्या कहा जाता था, जवावित कहा जाता था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के पवित्र त्यौहार होली में दोस्तों, होली में हिंदुओं के साथ होली खेलता था। ठीक है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों, उसी सुल्तान, दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान किस प्रकार थे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मुख्य केंद्र सुल्तान होता था, अर्थात सुल्तान के अंतर्गत ही सारे शक्तियां मौजूद थी। चाहे वो प्रमुख सैन्य, अर्थात सैन्य का प्रमुख सर्वोच्च कौन होता था दोस्तों, तो राजा ही होता था। कानून का सर्वोच्च कौन होता था, राजा ही होता था। और कोई भी काम होता था दोस्तों तो राजा से पूछकर ही किए जाते थे। तो केंद्रीय व्यवस्था इस प्रकार से देखने को मिलती है। और सैद्धांतिक रूप से सुल्तान खलीफा के अधीन होता था। क्या सैद्धांतिक रूप से क्या होता था, वो सुल्तान जो होता था वो खलीफा के अधीन होता था दोस्तों। लेकिन व्यवहारिक रूप से वो सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और वाणिज्य प्रशासन, इन सभी का वो प्रधान होता है कौन, सुल्तान दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। तो किंतु व्यवहारिक रूप में वह सिविल, सैनिक और न्यायिक मामलों का प्रधान होता था। कौन, सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता था वो व्यवहारिक रूप में सिविल का, अर्थात जो अधिकारी होते थे उनका भी सर्वोच्च होता था। सैनिक पद में सबसे सर्वोच्च कौन होता था, सुल्तान ही। और न्यायिक मामलों में भी सबसे सर्वोच्च पद कौन लेता था, तो अर्थात अंतिम न्यायालय जो होता है कौन होता था, वो सुल्तान ही होता था। खुतबा एक प्रकार का औपचारिक धर्मोपदेश है दोस्तों, जो शुक्रवार के समय पढ़ा जाता था। जो खुतबा है दोस्तों
यहाँ पे आप खुतबा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि सभी राजा जो होते हैं वो खुतबा पढ़वाते थे और सिक्के में अपना आकृत भी बनवाते थे। तो खुतबे के बारे में आप जान लीजिए। तो खुतबा एक प्रकार का क्या है, धर्मोपदेश है। क्या धर्मोपदेश है, जो शुक्रवार अर्थात नमाज के दिन, शुक्रवार के नमाज के दिन, जुम्मे के दिन दोस्तों ये पढ़ा जाता था। ठीक है, और उसमें सुल्तान का नाम समुदाय प्रमुख के रूप में लिया जाता था। अर्थात शुक्रवार के दिन जो सुल्तान दिल्ली का होता था, खुतबे जब पढ़े जाते थे दोस्तों, तो उस खुतबे में सुल्तान का नाम भी लिया जाता था। और बात कर लेते हैं बलबन के समय। क्या बलबन के समय दरबार अत्यंत भव्य हो गया था। क्या जो दरबार था दोस्तों वो भव्य था। किसके काल में, तो बलबन के समय। तो बलबन का जो दरबार था दोस्तों वो ईरानी पद्धति पर बनवाया गया था। क्या ईरानी पद्धति पर या ईरानी शैली पर स्थापित था। किसका, बलबन का जो दरबार था। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग बलबन के दरबार को देखने आते थे। और ईरानी पद्धति गैर इस्लामिक त्योहारों भी इसने शुरू किया था। कौन, जैसे पैबोस दोस्तों। ठीक है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वकील ए दर नामक अधिकारी पर पूरे महल और राज परिवार की देखरेख का उत्तरदायित्व था। कौन दोस्तों, तो ये आप इसको दिमाग में छाप लीजिए। वकील ए दर, कौन, वकील ए दर जो दोस्तों था, अर्थात जो ये पद है दोस्तों वकील ए दर, ये किसके लिए संबंधित था, पूछ ले क्वेश्चन में। वकील ए दर का कार्य था तो पूरे महल और राज परिवार के देखरेख का उत्तरदायित्व था किसके ऊपर, तो वकील ए दर के ऊपर था। और बात करते हैं सुल्तान के निजी कर्मचारियों को वेतन भी बांटने का कार्य यही करता था। कौन, वकील ए दर। तो इसके कौन कौन से कार्य थे, इसके दो कार्य थे। वकील ए दर, अगर क्वेश्चन में पूछे दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा कि वकील ए दर का कार्य था तो पूरे महल और राज परिवार की देखरेख का उत्तरदायित्व किसको दिया गया था, वकील ए दर को। और सुल्तान के निजी कर्मचारी अर्थात जो सुल्तान के वैभव और साम्राज्य में जो सुल्तान की सहायता करते थे उनके वेतन को भी बांटने का कार्य कौन करता था, वो वकील ए दर ही करता था। और इसमें दोस्तों कुछ व्यक्ति थे जैसे अमीर ए हाजिब। कौन, अमीर ए हाजिब पर दरबार के समारोहों और शिष्टाचार की व्यवस्था का उत्तरदायित्व था। शिष्टाचार का अर्थ होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। क्या, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कौन मनवाता था दरबार में दोस्तों, तो ये अमीर ए हाजिब। कौन, अमीर ए हाजिब। इसी का कार्य था प्रोटोकॉल को मनवाना। ठीक है, अमीर ए हाजिब का कार्य क्या था, दरबार समारोह करवाना और शिष्टाचार से उसे पालन करवाना। आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है केंद्रीय प्रशासन जो दिल्ली सल्तनत में था कुछ इस प्रकार से था। क्या आप ये देख रहे होंगे थोड़ा सा, तो ये सबसे ऊपर कौन, अर्थात केंद्रीय शासन में दोस्तों सबसे ऊपर कौन होता था, सुल्तान। कौन, सुल्तान होता था। इसे हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हेड ऑफ स्टेट कहा जाता था। इसके नीचे कौन होता था, तो इसकी सहायता अर्थात सुल्तान की सहायता के लिए बहुत सारे विभाग का निर्माण किया गया था। ठीक है, बहुत सारे विभाग का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो ये नीचे जो है विभाग है, ठीक है, कौन, ये जो नीचे दिए गए हैं ये सब विभाग हैं या मंत्रालय है। तो देख लेते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो राजा अर्थात सुल्तान की सहायता करते थे। वजीर दोस्तों, वजीर फाइनेंस एवं प्राइम मिनिस्टर पीएम। वजीर को दोस्तों पीएम भी कहा जाता था प्रांत का, और क्या, और फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता था। दीवाने रिसालत। क्या, दीवाने रिसालत दोस्तों ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर अर्थात विदेशी मंत्रालय से संबंधित है। कौन, दीवाने रिसातल। ठीक है, रिसालत। और सर्द उस सुधार दोस्तों, सर्द उस सुधार ये मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अर्थात धार्मिक उपदेशों से संबंधित धार्मिक विभाग का ये प्रमुख होता था। कौन दोस्तों, तो सद्र उस सुधार। दीवान इंसा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। क्या, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अर्थात विदेशी राजनीति कौन संभालता था, दीवाने इंसा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और दीवाने आरिज। क्या, दीवाने आरिज ये विभाग किससे संबंधित, इस विभाग का कौन अर्थात ये विभाग कहाँ संबंधित है और इसका प्रमुख कौन होता था, तो दीवाने आरिज जो विभाग है इसका प्रमुख दीवाने आरिज होता था। और ये दोस्तों किस विभाग से संबंधित है, डिफेंस मिनिस्टर, सैन्य व्यवस्था से अर्थात सैन्य विभाग से ये संबंधित है। दीवाने आरिज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है। और
काजी कोजात दोस्तों, काजी कोजात जो है न्याय विभाग है दोस्तों, ये न्याय विभाग, ये सर्वोच्च न्याय विभाग है और ये किससे संबंधित है, मिनिस्टर ऑफ लॉ अर्थात न्याय विभाग से संबंधित है काजी काजी गुजात। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये केंद्रीय व्यवस्था है। क्या ये केंद्रीय व्यवस्था है? इसी प्रकार से केंद्रीय व्यवस्था चलता था। ये जितने भी विभाग हैं अर्थात आप ये देख रहे होंगे, ये सारे विभाग ऊपर जैसे दीवाने रिसातल, दीवाने आरिज और काजी कुजात, तो सैन्य विभाग, न्याय विभाग और इसके साथ साथ में विदेश मंत्रालय, ये सभी मौजूद थे किसके काल में, सल्तनत काल में दोस्तों। और उनको, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं जैसे ये दीवाने आरिज दोस्तों, तो ये सब क्या है, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, ये सब फारसी भाषा में लिखे गए हैं। क्या दोस्तों? क्योंकि सल्तनत काल में फारसी भाषा का उपयोग सबसे अधिक होता था। तो ये सब जो शब्द है दोस्तों, ये फारसी भाषा में है और इनका हिंदी क्या होता है, जैसे दीवाने आरिज तो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, सैन्य विभाग, तो हिंदी में इसे सैन्य विभाग कहा जाता है और इसे फारसी भाषा में दीवाने आरिज विभाग कहा जाता है। क्या? दीवाने आरिज विभाग कहा जाता है। और दीवाने इंसा, ये भी फारसी भाषा में लिखा गया है, ये एक्सटर्नल अफेयर अर्थात विदेश मंत्रालय, इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक करके। तो सल्तनत कालीन जो प्रशासन था, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे पीछे हम देखें दोस्तों, अभी ये हेड अर्थात केंद्रीय प्रशासन, यही 4 होते थे। क्या? यही 4 केंद्रीय प्रशासन, मुख्य रूप से 4 विभाग होते थे। पीछे हमने देख लिया है। अब एक करके दोस्तों सभी को हम पढ़ेंगे, विस्तृत में देख लेते हैं। तो सल्तनत कालीन प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग अर्थात सल्तनत कालीन प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग, उनके आधार स्तंभ थे। ये विभाग निम्नांकित थे दोस्तों। ठीक है, तो जो सल्तनत काल में प्रशासन है, प्रमुख विभाग जो है दोस्तों, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग अर्थात प्रशासन के लिए वो 4 ही है। कौन कौन? दीवाने विराजत फर्स्ट, और सेकंड दीवाने आरिज, और थर्ड दोस्तों दीवाने इंसा, और फोर्थ दीवाने रिसालत। ठीक है, तो ये 4 दोस्तों किस काल में थे? सल्तनत काल के ये प्रमुख विभाग थे और ये सल्तनत काल के आधार स्तंभ कहलाए हैं। ठीक है, तो सल्तनत काल के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? दीवाने विराजत और दीवाने दोस्तों दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। तो एक एक करके सभी के बारे में बढ़िया से हम जानकारी यहाँ पे बताएंगे आपको। जो IAS PCS कोई भी एग्जाम है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम दीवाने विराजत के बारे में, पहला जो है इसमें है दीवाने क्या दोस्तों, इसमें जो पहला है दीवाने विजारत, और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दीवाने आरिश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दीवाने इंसा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दीवाने रिसालत पढ़ेंगे। तो दीवाने विराजत जो है दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे। और इसके अर्थात इस विभाग की सहायता करने के लिए भी बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनके बारे में भी हम बढ़िया विस्तृत पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम क्या, दीवाने फर्स्ट है दीवाने विराजत। तो केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, क्या दोस्तों, ये वित्त विभाग का प्रमुख है अर्थात ये वित्त विभाग है। कौन? दीवाने विराजत जो है दोस्तों, ये वित्त विभाग से संबंधित है। तो क्वेश्चन अगर आए तो दीवाने विराजत किससे संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है। तो बात करते हैं कि प्रमुख के रूप में वजीर का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अर्थात दीवाने विराजत जो है दोस्तों, वो वित्त विभाग से संबंधित है और इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो वजीर होता था। कौन होता था? वजीर होता था। इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। दीवाने विराजत जो है वित्त विभाग से संबंधित है और इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था प्रमुख, वो वजीर होता था। कौन? वजीर होता था। हालांकि वजीर जो है अन्य 4 विभागों के प्रमुखों में से एक था। अर्थात और 4 विभाग थे दोस्तों, उनमें से प्रमुख था कौन? वजीर। उसे अन्य विभागों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का भी अधिकार प्राप्त था। अब बात कर लेते हैं आधुनिक जैसे भारत में दोस्तों कैग है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है पद जो है दोस्तों, ठीक है, जो समिति है वो क्या कार्य करता है? वो विभागों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। इसी तरीके से सल्तनत काल में दोस्तों दीवाने विराजत कार्य करता था। क्या? दीवाने विराजत जो मंत्रालय या समिति होता था वो कार्य करता था कौन सा? विभागों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण। ठीक है, पर्यवेक्षण भी करता था। और अब एक बार फिर से आप जान लीजिए, दीवाने विराजत जो है ये वित्त विभाग से संबंधित है। इसका प्रमुख अधिकारी वजीर होता था। वजीर के और भी काम होते थे, ये विभागों के निरीक्षण का कार्य भी करते थे, इसके साथ साथ में पर्यवेक्षण का भी कार्य करते थे। अर्थात पर्यवेक्षण का अर्थ होता है दोस्तों कि जो पैसा सरकार के तरफ अर्थात सुल्तान के तरफ से जारी किया जा रहा है उसका उपयोग सही तरीके से
हो रहा है कि नहीं, सही तरीके से सही कामों के लिए उपयोग हो रहा है कि नहीं, या भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो वजीर के जो और कार्य थे दोस्तों, अर्थात दीवाने विराजत के मुख्य कार्य क्या हैं, देख लेते हैं एक एक करके। तो इसका मुख्य कार्य है निम्नांकित था। अर्थात दीवाने विराजत का जो मुख्य कार्य था वो निम्नलिखित प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो है राजस्व वसूल करना, एक इसका कार्य है दीवाने विराजत का। सेकंड जो है व्यय पर नियंत्रण करना, किसका कार्य है, तो दोस्तों दीवाने विराजत का ही कार्य है। और लेखा या हिसाब किताब रखना किसका कार्य है, दीवाने विराजत विभाग का ही काम है। और वेतन बांटना, जो सरकार अर्थात सुल्तान के निजी कर्मचारी होते थे उनके वेतन को बांटने का कार्य कौन करता था, तो दोस्तों दीवाने विराजत ही विभाग करता था, अर्थात वजीर के ही हाथों में ये सब था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विराजत, दीवाने विराजत वही दोस्तों, दीवाने विराजत जो है के प्रशासनिक सहकर्मी की सूची निम्नांकित हो सकती है। अर्थात दीवाने विराजत जो मंत्रालय है दोस्तों, ये वित्त विभाग को देखता था। तो इसके वित्त विभाग को चलाने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे। जैसे देख लीजिए एक एक करके दोस्तों। तो इसमें जैसे फर्स्ट जो है नायब वजीर, कौन, नायब वजीर, यही प्रमुख होता था। तो इसका अपना पृथक कार्यालय होता था, किसका, नायब वजीर का। और मुशर्रिफ ए मुमालिक, तो मुशर्रिफ ए मुमालिक जो है दोस्तों ये महालेखाकार होता था। क्या, महालेखाकार इसको कहा जाता था, किसे, मुशर्रिफ ए मुमालिक जो है वो महालेखाकार के लिए अर्थात महालेखाकार इसे कहा जाता था। और मुस्तौफी ए मुमालिक जो है महालेखा परीक्षक होता है। क्या, महालेखा परीक्षक कौन होता था दोस्तों, तो मुस्तौफी ए मुमालिक। और मुशर्रिफ महालेखाकार होता था। और मजमुआदार, क्या, मजमुआदार आय व्यय को ठीक करने वाला तथा लोगों को उधार देकर उसका हिसाब रखने वाला कौन होता था, तो मजमुआदार होता था दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछता इस तरीके से है, क्या पूछता है, मुशर्रिफ ए मुमालिक जो है का संबंध है, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, जैसे महालेखा परीक्षक, महालेखाकार और दोस्तों आय व्यय का ठीक ब्यौरा रखना, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा। तो मुशर्रिफ ए मुमालिक जो है महालेखा से संबंधित है। तो अगर आपको याद रहेगा दोस्तों, और ये सब हर किताब में आपको मिलेगा भी नहीं, क्या, हर किताबों में या हर वीडियो जो यूट्यूब में आप देखते हैं दोस्तों, हर वीडियो में भी आपको नहीं बताया होगा, ठीक है, कोई भी टीचर। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, TGT PGT हो, वनडे हो, कोई भी दोस्तों, अगर आप इसे बढ़िया से कंटेस्ट कर ले जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, और कौन था दीवाने विराजत को दोस्तों सहायता करने के लिए, तो खजीन या इसी को खजांची कहा जाता था। खजांची जो है दोस्तों कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। क्या, कोषाध्यक्ष खजांची कहा जाता था। अब और बात कर लेते हैं आगे, अर्थात सल्तनत काल में दोस्तों और विभागों की स्थापना हुई थी। जैसे दीवान ए वकूफ, तो जलालुद्दीन खिलजी, कौन, दीवान ए वकूफ को किसने इस विभाग को बनाया था दोस्तों, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। अर्थात जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का काम था व्यय के कागजातों की जांच करना। अर्थात जो व्यय हुआ है दोस्तों उसके कागजातों को जांच करना, अर्थात कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, तो उसी कागज को निरीक्षण करके वो ऐसा चेक करते थे। और तो दीवाने वकूफ जो है दोस्तों, क्या, दीवाने वकूफ जो है ये कौन इस विभाग की स्थापना किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और बात कर लेते हैं दोस्तों दीवाने मुक्त खराज, क्या, दीवान ए मुस्त खराज, दोस्तों मुक्त नहीं है, क्या, दीवान ए मुस्त खराज, तो राज्य करों के बकाया की वसूली करना तथा उसका पृथक हिसाब रखना इस विभाग का कार्य था। तो राज्य करों के बकाये की वसूली करना, ठीक है। जैसे दोस्तों अभी आधुनिक भारत में क्या इस समय में NPA, कोई व्यक्ति ऋण लेता है 90 दिनों तक या 180 दिनों तक वो ऋण नहीं चुका पाता है, तो उसे अर्थात समय से वो अपना EMI नहीं भर पा रहा है और उसमें लेट हो गया कितना 90 दिन 180 दिन, तो उसे NPA में घोषित कर दिया जाता है। क्या, उसे NPA घोषित कर दिया जाता है। तो NPA घोषित कर जब दिया जाता है तो अभी जल्दी में ही दोस्तों एक अधिनियम पारित किया गया, बेड बैंक अधिनियम। क्या, बेड बैंक अधिनियम की अवधारणा लाया गया। तो बेड बैंक जो है दोस्तों जब उसे NPA घोषित कर दिया जाएगा तो बेड बैंक ही उसकी वसूली करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से दीवान मुक्त खराज जो सल्तनत काल में विभाग था दोस्तों, इसका भी यही
कार्य था, ठीक है, जैसे अभी बेड बैंक का कार्य है। तो दीवान मुफ्त खराज जो है दोस्तों, इसका कार्य था जो ऋण राज्य सरकार देता था उसे वसूली करना तथा उसका पृथक हिसाब रखना इस विभाग का कार्य था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्या? दीवान मुफ्त खराज जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। ये दिमाग में छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीवान अमीर कोही, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। दीवान अमीर कोही। तो इस विभाग की स्थापना कौन किया था दोस्तों? स्थापना तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इस विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी? तो दीवान ए अमीर कोही की। इस विभाग का मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था को ठीक से चलाना तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना इसका मुख्य कार्य था। तो क्वेश्चन कहीं कहीं यही पूछता है दोस्तों कि अमीर ए कोही का संबंध है तो कृषि विभाग से या कृषि भूमि से संबंधित है, ठीक है। अमीर ए कोही तो कृषि किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोस्तों कृषि की उन्नति के लिए दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किया गया, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण दिया जाता था और बीजों को भी उपलब्ध करवाया जाता था। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनवाया जाता था। किस विभाग के तहत? तो दीवाने अमीर कोही या दीवाने कोही, इसे ही कहा जाता है दोस्तों। अमीर कोही या दीवाने कोही इसी विभाग का नाम है। किसने चालू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था, ठीक है। और किससे संबंधित है? माल गुजारी व्यवस्था से और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने से, अर्थात कृषि विभाग से दीवाने कोही संबंधित है दोस्तों। अगला दीवाने रियासत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से ये भी। तो दीवाने रियासत, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए की गई थी। तो दीवाने रियासत जो है दोस्तों, क्या दीवाने रियासत ये विभाग जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में इसका निर्माण किया गया था, इस विभाग का। तो दोस्तों विभाग से अर्थात किसके काल में निर्माण किया गया ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जैसे पूछ ले दीवान रियासत किसके काल में, दीवान रियासत विभाग किसके काल में गठित किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो इसी तरीके से और पूछ सकता है उल्टा करके, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित विभाग था तो दीवान रियासत दोस्तों, इसका कार्य क्या था? तो यह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरा, दीवान रियासत का कार्य था बाजार नियंत्रण व्यवस्था को ठीक प्रकार से लागू करना, ठीक है। ये दिमाग में दोस्तों आप छाप लीजिएगा। और दीवान रियासत यहां पे दोस्तों आप ये देखिए, तो वही है दोस्तों, एक मिनट। अब अगला क्या है दोस्तों? दीवाने आरिज ए मुमालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरिज ए मुमालिक ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, क्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये समझ लीजिए क्यों इसका निर्माण किया गया इस विभाग का। तो बलबन ने इस विभाग की स्थापना की, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके पहले दोस्तों अगर हम बात करें, अगर हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे होंगे दोस्तों तो प्ले लिस्ट में एशियन अर्थात मेडुअल हिस्ट्री में जाके दोस्तों आप देख सकते हैं। उसमें क्या गुलाम वंश से संबंधित अर्थात गुलाम वंश का लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने बताया है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय में क्या, इल्तुतमिश के समय में 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया था जिसे चहलगानी कहा जाता था। क्या चहलगानी कहा जाता था? तो बलबन काल के आते आते तक दोस्तों ये चहलगानी जो सरदार थे ये स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे, जिसके कारण बलबन को ऐसा महसूस हुआ कि इस अर्थात जो ये 40 सरदार का एक ग्रुप है इसे समाप्त करना अति आवश्यक है। तो इसने क्या किया दोस्तों? बलबन ने एक सैन्य विभाग का अलग से स्थापना कर दिया। तो उस सैन्य विभाग को क्या कहा? आरिज ए मुमालिक, क्या आरिज ए मुमालिक कहा गया। तो इससे पहले के सैनिक विभाग रवात ए अर्ज के पास होता था। क्या अर्थात इल्तुतमिश के काल तक दोस्तों रवात ए अर्ज के पास होता था ये विभाग। कौन? आरिज ए मुमालिक। लेकिन बलबन के काल में ये स्वतंत्र एक अलग से ही एक विभाग स्थापित कर दिया। और दीवाने आरिज, क्या दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रधान होता था। अर्थात दीवाने मामूलिक जो है दोस्तों, क्या दीवाने मुमालिक जो है, क्या दीवाने मुमालिक दोस्तों ये सैन्य विभाग है, क्या सैन्य विभाग है। और इसका प्रमुख कौन होता था? जो प्रमुख होता था जो व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता था? दीवाने आरिज कहा जाता था या दीवाने अर्ज कहा जाता था। क्या दीवान ए अर्ज भी कहा जाता था। इसका क्या दोस्तों
इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों तथा घोड़ों की हुलिया संबंधी रिकॉर्ड रखना और सेना के लिए साज सज्जा का प्रबंधन करना। और क्या कार्य था दीवाने मुमालिक का दोस्तों? और सैनिक अभियानों की योजना तथा सेना का निरीक्षण करना था। अर्थात इतने कार्य थे किसके दोस्तों? तो इतने कार्य किसके थे दोस्तों? इतने कार्य दीवाने मुमालिक के थे। कौन कौन? एक बार फिर से आप दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। जैसे आरिजे मुमालिक, ये कौन सा विभाग है दोस्तों? तो सैन्य विभाग है। तो इसका प्रमुख सैन्य अर्थात आरिजे मुमालिक जो है दोस्तों, इस विभाग का प्रमुख कौन होता था? दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। अर्ज भी इसी को कहा जाता है, आरिज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आरिज के नाम अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा गया है दीवाने अर्ज के नाम से पूछा गया है। क्या दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है? तो सैन्य विभाग, ठीक है। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था कौन? दीवाने आरिज या अर्ज। और दोस्तों इसका कार्य, आरिज मुमालिक का कार्य क्या क्या होता था? इसका जो कार्य होता था सैनिकों की भर्ती करना और सैनिकों और घोड़ों की हुलिया रिकॉर्ड रखना। इसके साथ साथ में सेना के लिए साज सज्जा अर्थात तलवारें, ढाल, रथ इत्यादि का निर्माण करवाना। इसके साथ साथ में सैनिक अभियानों का आयोजन भी करना और सेना का निरीक्षण करना, इसका कार्य था आरिजे मुमालिक का। अगला दोस्तों देख लेते हैं। तो दीवाने इंसा, क्या अगला जो इंपॉर्टेंट है तीसरा दीवाने इंसा। तो सल्तनत काल में जो 4 विभाग इंपॉर्टेंट थे उसमें ये तीसरा विभाग है दीवाने इंसा। इस विभाग पर राज्य के पत्राचार के उत्तरदायित्व थे। क्या दोस्तों? राज्य के पत्राचार के उत्तरदायित्व थे। क्या किसके काल में, किस विभाग में दोस्तों? तो दीवाने इंसा जो विभाग है इसी का उत्तरदायित्व होता था कि वो राज्य के पत्राचार को बनाए रखे। इस विभाग का प्रमुख दीवान दवीर, क्या दोस्तों? दवीर ए मुमालिक होता था। जैसे दीवाने अर्ज दोस्तों, दीवाने मुमालिक, जैसे हमने अभी दोस्तों पीछे बात किया था दीवाने अर्ज, क्या दीवाने अर्ज जो किसका प्रमुख होता था? किस विभाग का दोस्तों? तो किसका? आरिजे मुमालिक का प्रधान होता था। इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी दीवाने इंसा जो पद है, क्या विभाग है, इसका प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रमुख दवीर ए मुमालिक होता था। कौन होता था? दवीर ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक राज्य के संवाद अथवा समाचार विभाग का प्रमुख होता था। अर्थात ये इस प्रकार ये विभाग जो है दोस्तों ये गुप्तचर विभाग था। कौन? वरीद ए मुमालिक जो दोस्तों है, वरीद ए मुमालिक जो है, वरीद ए मुमालिक जो विभाग है दोस्तों ये एक गुप्तचर विभाग था। क्या? गुप्तचर विभाग था। और बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्य के प्रत्येक प्रशासनिक खंडों में वरीद नामक स्थानीय अधिकारी रहता था जो केंद्रीय विभाग को घटनाओं तथा समाचारों की सूचना पत्र द्वारा भेजता था। कौन? वरीद जो होता है दोस्तों अर्थात वरीद ए मुमालिक जो है गुप्त विभाग है और इसका जो कर्मचारी होता था उसे क्या कहते थे? वरीद कहते थे। ये केंद्र अर्थात केंद्र व्यवस्था अर्थात केंद्र द्वारा ये नियुक्त किया जाता था। कौन? वरीद दोस्तों। और इसका कार्य कहाँ पे नियुक्त होता था? प्रांतों में, जिलों में। और इसका कार्य क्या होता था? राजा को घटनाओं का समाचार देना अर्थात घटनाओं को बताना और उसके साथ साथ में समाचारों को भी बताना। किसे? राजा को। वरीद के अतिरिक्त मुनहियो नामक, क्या? मुनहियो दोस्तों मुनहियो नामक एक अन्य कर्मचारी भी होता था जो सूचनाएं भेजने का कार्य करता था। ठीक है, तो इसे दिमाग में छाप लीजिए। वरीद क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वरीद का कार्य है तो गुप्त कर्मचारी है दोस्तों। वरीद क्या है? एक गुप्त कर्मचारी है। और इसी की तरह एक और कार्य करता था मुनहियो। क्या? मुनहियो कार्य करता था। इसका भी कार्य सूचना भेजने का ही था। आगे दोस्तों दीवाने रिसालत। तो दीवाने रियासत और दीवाने रिसालत। दीवाने रियासत जो है दोस्तों, रियासत जो है किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और दीवाने रिसालत ये अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में जब आए। तो दीवाने रिसालत जो है दोस्तों यह एक धार्मिक विभाग था तथा इसका प्रधान जो होता है सद्र उस शूद्र। क्या? सद्र उस शूद्र होता है दोस्तों। किस विभाग का? दीवाने रिसालत का। यह सर्वोच्च धर्माधिकारी होता था। इस विभाग का कार्य धार्मिक क्रियाकलापों पर दृष्टि रखना तथा काजियों की नियुक्त करना था।
यह अधिकारी विभिन्न प्रकार के अनुदानों जैसे वक्फ, वजीफा, इरेदार, इदेरार आदि का भी अनुमोदन करता था। कौन दोस्तों, कौन करता था? तो सद्र उस शूद्र, जो सद्र उस शूद्र है दोस्तों, इसी का कार्य क्या क्या होते थे? तो ये वक्त देना, वजीफा देना और इरेदार करना, ये सब किसके कार्य थे? तो सद्र उस शूद्र का था। ये किस मंत्रालय का प्रधान होता था दोस्तों? तो दीवाने रिसालत, क्या दीवाने रिसालत का प्रधान होता था। कौन? सद्र उस शूद्र। ठीक है, किसके काल में? ये इल्तुतमिश के काल में गठित किया गया था दोस्तों, इसे दिमाग में छाप लीजिए। आगे बात करते हैं क्या आगे? तो मुहतसिब, क्या दोस्तों? मुहतसिब इंपॉर्टेंट है। मुहतसिब भी अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन आगे पूछा जा सकता है। तो मुहतसिब जो है दोस्तों, यह न्याय विभाग का सहायता करता था। कौन? मुहतसिब जो है दोस्तों, ये न्याय विभाग से संबंधित था। इसका मुख्य कार्य था इस्लामी कानूनों के उल्लंघन पर दृष्टि रखना। तो मुहतसिब का जो कार्य था वो इस्लामी कानून अर्थात शरीयत का उल्लंघन ना होने पाए, तो इसके लिए कौन अधिकारी नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो इसके लिए मुहतसिब नियुक्त किया गया था। कौन? मुहतसिब नियुक्त किया गया था। सल्तनत काल में कुछ अन्य विभाग थे जो समय समय पर विभिन्न सुल्तानों द्वारा निर्मित किए गए दोस्तों। तो एक एक करके देख लेते हैं, ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने इस विभाग, जैसे जो ये विभाग है, किसने इसका निर्माण किया है या किसने इस विभाग की स्थापना किया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे दीवाने बंदगान, क्या दीवाने बंदगान दोस्तों? तो दीवाने बंदगान को किसने स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। कौन? फिरोज तुगलक ने इसको स्थापित किया था। ये दासों से संबंधित विभाग है। क्या? दासों का विभाग है। कौन दोस्तों? दीवाने बंदगान। फिरोज तुगलक के समय दोस्तों 1,80,000 तक, अर्थात इसने दास निर्यात के पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इसके काल में 1,80,000 दास हो गए थे। ठीक है, तो उन्हीं दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवाने बंदगान, क्या दीवाने बंदगान विभाग का निर्माण किया था। किसने? फिरोज तुगलक ने दोस्तों। और बात कर लेते हैं आगे, दीवाने खैरात, क्या दीवाने खैरात, मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए फिरोज तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। क्या? दीवाने खैरात जो है दोस्तों, जो गरीब मुस्लिम थे उनके लिए, अर्थात मुस्लिमों के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक। ये भी तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वकील एदर या शाही कारखानों का निरीक्षक था। कौन? वकील एदर जो है दोस्तों, ये शाही कारखानों का निरीक्षक था। दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। और बचा सर ए जानदार जो है, यह सुल्तान व्यक्तिगत अंगरक्षक दल का प्रधान होता था। यह सुल्तान के, क्या दोस्तों? सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षक, अर्थात सुल्तान की रक्षा दोस्तों इसी के हाथों में थे। किसके हाथों में? सर ए जानदार के ही हाथों में सुल्तान की रक्षा रहती थी। और बात करते हैं अमीर ए आखुर। तो यह पद दोस्तों, यह शाही अस्तबल का प्रधान होता था। जो अमीर ए आखुर है दोस्तों, ये शाही अस्तबल का प्रधान होता था। सहना ए पील हस्तशाला का प्रधान होता है। कौन? सहना ए पील। तो इसे दोस्तों दिमाग में छाप लीजिए। क्या दोस्तों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अमीर ए आखुर जो है ये शाही अस्तबल का प्रधान होता था। और सहना ए पील जो है दोस्तों, ये हस्तशिला या हस्तशिला का प्रधान होता था, या हस्तशाला का प्रधान होता था। और बातें कर लेते हैं दोस्तों आगे। नायब, क्या दोस्तों? नायब ए ममलिकात। तो जब सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई तो इस पद का सृजन किया गया। किसका? नायब ए ममलिकात का। नायब ए ममलिकात का दोस्तों तब इस पद का सृजन किया गया। इस पद को पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन था। कौन था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नायब ए ममलिकात का पद सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन को दिया गया। किसे? इख्तियारुद्दीन एतगीन को ये दिया गया प्रथम बार। ठीक है, तो नायब ए ममलिकात। मुबारक शाह के बाद यह पद समाप्त हो गया। कौन? नायब ए जो ममलिकात है दोस्तों, मुबारक शाह के काल में इसे समाप्त कर दिया गया। और खुसरो अंतिम नायब ए ममलिकात था। क्या? खुसरो जो था दोस्तों, खुसरो शाह।
तो नायब ममलिकात से संबंधित जो आपको दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से याद रखना है, क्या क्या याद रखना है बता देते हैं। नायब ममलिकात जो है ये पद का सृजन कब हुआ दोस्तों? तो इस पद का सृजन जो है किसके काल में? तो दोस्तों इस पद का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश के काल में इस पद का गठन हो गया था। किसका? नायब ममलिकात का। और इस पद को पाने वाला सर्वप्रथम कौन था? इख्तियारुद्दीन एतगीन था। इख्तियारुद्दीन एतगीन, ठीक है। और मुबारक शाह के बाद यह पद समाप्त हो गया और खुसरो शाह जो दोस्तों था अंतिम नायब ममलिकात होता है। तो इतना चीज़ें आपको दिमाग में रखना है नायब ममलिकात से संबंधित। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्ता व्यवस्था दोस्तों। क्या इक्ता व्यवस्था? तो इक्ता व्यवस्था सल्तनत काल की रीढ़ है। क्या इक्ता जो व्यवस्था है वो सल्तनत काल की रीढ़ है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था को तत्कालीन हिंदी फारसी ग्रंथों में भावी सेवा शर्तों पर राजस्व हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात जो इक्ता व्यवस्था है दोस्तों ये राजस्व व्यवस्था पर आधारित है। क्या राजस्व व्यवस्था लागू करने के लिए इक्ता व्यवस्था लागू किया गया था। तो ये राजस्व से संबंधित है इक्ता व्यवस्था। गोरी विजय के पश्चात उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गोरी ने 1191 में ऐबक को हाँसी का इक्ता प्रदान किया था। कहाँ? ऐबक को कहाँ का इक्ता प्रदान किया था? तो हाँसी का दोस्तों। और उसी ने मलिक नसीरुद्दीन को कच्छ का जो प्रदेश है इक्ता के रूप में प्रदान किया था। माना जाता है, क्या माना जाता है? इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में इक्ता प्रथा स्थापित हुई। उसने अर्थात दोस्तों सुल्तान नहीं मुल्तान है, उसने मुल्तान से लेके लखनौती तक, क्या लखनौती तक के क्षेत्र को इक्ता के रूप में विभाजित कर दिया। किसने दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के काल में ही इक्ता व्यवस्था लागू होता है। ठीक है। तो इक्ता व्यवस्था किसके काल में लागू होता है दोस्तों? तो इल्तुतमिश के काल में पूर्ण रूप से लागू होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों ये जो है ये 4 ही साल 1206 से लेके 1210 ईस्वी के बीच में ये इसका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद इल्तुतमिश सुल्तान बनता है दिल्ली पर। ठीक है। तो ज़्यादा कार्यकाल ना होने के कारण ये सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाया। तो आगे चलकर इसको कौन स्थापित करता है? अर्थात सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मुद्रा छापने का टकसाल, ये सब कौन स्थापित करवाता है? तो इल्तुतमिश ही करवाता है। तो राजस्व व्यवस्था के लिए दोस्तों, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इक्ता व्यवस्था को स्थापित कौन करता है? तो इल्तुतमिश करता है। राजस्व व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की जाती है? तो इक्ता व्यवस्था लागू की जाती है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इसने मुल्तान से लेकर लखनौती तक दोस्तों इक्ता में बांट दिया। इक्ता जो है, इक्ता की 2 श्रेणियां होती है। कितना दोस्तों? 2 श्रेणियां होती हैं इक्ता की। पहला खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की इक्ता, दूसरा है कुछ गांव के रूप में छोटी इक्ता। तो बात कर लेते हैं एक एक करके दोस्तों। जो प्रांतीय स्तर की इक्ता है और जो कुछ गांवों के रूप में छोटे इक्ता हैं, उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इक्ता व्यवस्था जो है ये सल्तनत काल की रीढ़ है। अर्थात इल्तुतमिश से लेके इब्राहिम लोदी के काल तक दोस्तों आपको इक्ता व्यवस्था ही देखने को मिलेगा। और कौन सा राजा, अर्थात दिल्ली का सुल्तान किस प्रकार का इक्ता व्यवस्था में चेंज करता है, तो यहीं पर आप जान लीजिए दोस्तों। तो इसे यहीं पर हम आपको पूर्ण रूप से बता देंगे दोस्तों। ठीक है। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को यहाँ से देखना स्टार्ट कर दीजिए। यहीं से आपको पूर्ण रूप से जितना भी इक्ता के बारे में जानकारी है यहीं पर हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं दोस्तों। तो बरनी के अनुसार, क्या बरनी के अनुसार इल्तुतमिश के समय 2000 इक्तेदार, कितने? 2000 इक्तेदार थे जिनका कोई भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं था। 2000 ऐसे इक्तादार थे दोस्तों जिनका कोई प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं था। इक्तादार तथा सुल्तान का संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता था। इक्तादारों की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती थी। अर्थात जो इक्तादार होते थे उनकी स्थिति दोस्तों 3 प्रकार होती थी। कौन कौन? एक एक करके चर्चा कर लेते हैं तीनों स्थिति के बारे में। तो प्रथम क्या दोस्तों? प्रथम
प्रथम प्रकार के इक़्तिदार वे थे जिन्हें जीते हुए प्रदेश में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। जो प्रथम प्रकार के इक़्तिदार होते थे वो कौन होते थे? जो सुल्तान अर्थात युद्ध में जीतता था उस पर जो व्यक्ति नियुक्त करता था इक़्ता के रूप में, ठीक है, इक़्ता राजस्व वसूली के लिए, तो उसे प्रथम इक़्तिदार कहा जाता था। आगे दूसरे प्रकार का इक़्तिदार देख लेते हैं दोस्तों। क्या दूसरे प्रकार का? तो जो दूसरे प्रकार के इक़्तिदार वे होते थे जो अर्ध विजित क्षेत्र में नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, और उन्हें इस क्षेत्र को पुनः जीतना होता था। अर्थात ये कार्य इक़्तिदार का ही होता था, उसे पुनः जीतने का। ऐसे इक़्तिदारों पर सुल्तान की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती थी। और तीसरे प्रकार के इक़्तिदार वे होते थे जो ऐसी भूमि पर इक़्तिदार नियुक्त किए जाते थे जो दोस्तों खालसा रूप से होता था। क्या? खालसे प्रकार का होता था। अब बात करते हैं छोटी इक़्ता। क्या? छोटी। तो छोटी इक़्ता के अधिकारियों को इक़्तिदार कहा जाता था तथा बड़ी इक़्ता के पदाधिकारियों को मुफ्ती या वली। दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट है, इक़्ता व्यवस्था से संबंधित ये दो अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? इक़्ता या मुफ्ती या वली। दोस्तों तो जो बड़ा इक़्तिदार होता था दोस्तों, इक़्ता व्यवस्था जो होता था, बड़ा इक़्ता जो होता था उसे, उसका जो पदाधिकारी होता था उसे मुफ्ती या वली कहते थे। क्या? मुफ्ती या वली। तो मुफ्ती या वली जो शब्द है दोस्तों, ये पदाधिकारी जो है किससे संबंधित है? इक़्ता व्यवस्था से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों सैद्धांतिक रूप से मुफ्ती या वली का पद वंशानुगत नहीं होता था, साथ ही यह स्थानांतरणीय भी होता था। अर्थात जब सुल्तान चेंज होता था तो मुफ्ती या वली भी चेंज हो जाते थे, ठीक है, तो इसीलिए यह पद स्थानांतरणीय भी होता था। लेकिन आगे बात करेंगे अभी आगे चलकर, जैसे फिरोज तुगलक के काल में मुफ्ती या वली जो पद है दोस्तों ये वंशानुगत बना दिया गया था। क्या? मुफ्ती या वली जो पद है वंशानुगत बना दिया गया। और दोस्तों मुफ्ती या जो वली पद है अलाउद्दीन खिलजी के काल में इस पद को समाप्त भी कर दिया गया था। तो एक एक करके अभी हम आगे जानेंगे। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि इक़्ता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अर्थात सल्तनत काल में शुरू से लेकर अंत तक इक़्ता व्यवस्था स्थापित थी और किस सुल्तान के बीच में अर्थात किस सुल्तान के राज्य में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, सभी यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इक़्तादारी व्यवस्था कहाँ पे बताया गया है और मुफ्ती या वली के बारे में कहाँ पे उल्लेख हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मुफ्ती या वली या इक़्ता व्यवस्था जो है दोस्तों वो सियासतनामा। क्या दोस्तों? सियासतनामा एक ग्रंथ है। क्या? एक ग्रंथ है दोस्तों सियासतनामा। उसमें मुफ्ती या वली और इक़्ता व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। सियासतनामा में दोस्तों, सियासतनामा के अनुसार मुफ्ती का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 3 वर्ष ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा किसमें बताया गया है? तो सियासतनामा में ही बताया गया है। और 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दोस्तों मुफ्तियों के स्थानांतरण पर बल दिया गया ताकि निहित स्वार्थ पैदा ना हो सके। अर्थात जो मुफ्तियों के स्थानांतरण पर बल दिया गया, अर्थात उन्हें चेंज किया जाने लगा। अर्थात इसने जैसे खुद्दक चौधरी और मुफ्ती इन सभी को कम अर्थात दोस्तों इनके पद के महत्व को घटा दिया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घटा दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौधरी, खुद्दक, मुक्तक, वली इन सभी पदों का दोस्तों वैभव और अधिकार क्षेत्र को किसने घटाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने घटाया था। और बात कर लेते हैं, उसने इक़्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। किसने दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इक़्ता जो व्यवस्था लागू थी दोस्तों उसमें नौकरशाही अर्थात अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी दोस्तों। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण विद्रोह भी उत्पन्न होने लगे। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी काल में। इसके अतिरिक्त दीवाने बिजारत को अधिकार दिया गया कि वह प्रत्येक इक़्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। किसे? तो दीवाने बिजारत जो है दोस्तों, ये दीवाने बिजारत जो है इस विभाग को किसने स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही इस विभाग की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या था? वो जो इक़्ता जिसे दिया गया है उसके आमदनी का अनुमान लगाने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं दोस्तों
तो अभी तक हमने जितना दोस्तों पढ़ा है ये स्थानीय थोड़ा बहुत और केंद्रीय सत्ता, ये सब जो पीछे हमने पढ़ा है जितने भी विभाग, ये केंद्रीय सत्ता के अर्थात दिल्ली सल्तनत के क्या थे दोस्तों, दिल्ली सुल्तान के ये विभाग थे। अब प्रांतीय विभाग और स्थानीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो प्रांतीय एवं क्या दोस्तों, प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन तो कैसे होता था सल्तनत काल में? सल्तनत काल में प्रांतीय प्रशासन की कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है क्या। यद्यपि इब्न बतूता का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 23 प्रांत थे। क्या दोस्तों, 23 प्रांत थे। किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक प्रांत थे। इसे भी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितना था? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक प्रांतों की संख्या किसके काल में थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 23 थी दोस्तों, ठीक है। परवर्ती काल में केंद्रीय सत्ता के मजबूत होने से प्रांतीय प्रशासन में भी परिवर्तन हुए, क्योंकि अब वित्तीय तथा सैनिक उत्तरदायित्वों को भी पृथक करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। क्या दोस्तों? तो पहले क्या होता था दोस्तों, वित्तीय और सैनिक जो था, वित्तीय विभाग और सैनिक विभाग, ये कार्य किसके होते थे? तो एक ही के अंतर्गत आते थे। लेकिन आगे क्या हुआ दोस्तों, सल्तनत काल में जैसे जैसे सैनिक व्यवस्था मजबूत होती गई दोस्तों, वैसे ऐसे इन विभागों को अलग कर दिया गया, ठीक है। ऐसे वैसे इन विभागों को अलग कर दिया गया। जैसे दीवाने बिराजत जो है दोस्तों, वो वित्तीय विभाग से संबंधित था, और दीवाने अर्ज जो है दोस्तों, वो सैनिक विभाग से संबंधित था। तो जैसे जैसे सुल्तान आगे बढ़ते गए दोस्तों, वंश स्थापित होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, वित्तीय और सैनिक का उत्तरदायित्व भी अलग अलग होने लगा, अर्थात वित्तीय विभाग और सैनिक विभाग को अलग कर दिया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रांत में ही। तो सैन्य फर्स्ट क्या है, अमीर जो होता था सैन्य एवं प्रशासन का प्रमुख होता था। क्या ये प्रांत में दोस्तों, प्रांत में क्या अमीर जो होता था वो सैन्य एवं प्रशासन का प्रमुख होता था। कहाँ पे? प्रांत में। और वली उल खराज जो है राजस्व का प्रमुख होता था प्रांत में दोस्तों। जो प्रांत में जो राजस्व वसूलता था, तो वो कौन था दोस्तों? राजस्व प्रमुख कौन होता था? वली उल खराज होता था। और बात कर लेते हैं इसके साथ में, प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था, अर्थात ये केंद्रीय शासन के अंतर्गत ही चलाया जाता था। प्रांतीय प्रशासन सभी शक्तियों का केंद्र होता था दोस्तों। क्या जो प्रांतीय प्रशासन होता था, वो जो प्रांत के अंतर्गत जितने भी शक्ति होते थे उसका केंद्र होता था। वह अपनी सेना का सेनापति तथा प्रांतीय न्याय का अंतिम अदालत भी होता था। कौन? जो प्रांतीय प्रशासक होता था। प्रांत की न्यायपालिका 4 प्रकार के न्यायालय अर्थात दोस्तों जो प्रांत की न्यायपालिका थी दोस्तों, उसमें 4 प्रकार के न्यायालय सम्मिलित होते थे। कौन कौन देख लेते हैं एक एक करके। 4 प्रकार के न्यायालय, ये प्रांत के न्यायालय हैं दोस्तों। वली या गवर्नर का न्यायालय, काजी ए सूबा का न्यायालय, दीवान ए सूबा का न्यायालय, सद्र ए सूबा का न्यायालय। क्या? सद्र ए सूबा का न्यायालय दोस्तों, दीवान ए सूबा का न्यायालय, काजी ए सूबा का न्यायालय, वली या गवर्नर का न्यायालय, ठीक है। तो वली या मुक्त दोस्तों पहले ही बता चुके हैं, वली या मुक्त, ठीक है, ये प्रांत से संबंधित है। और वली दोस्तों और मुक्ति जो पद है दोस्तों, ये न्याय का भी कार्य करते थे। और न्याय का कार्य कौन? काजी ए सूबा भी करता था, और दीवान ए सूबा भी न्याय का कार्य करता था, सदर ए सूबा भी न्याय का कार्य करता था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रांतीय गवर्नर प्रांत का सर्वोच्च न्यायालय होता था, परंतु अपील के मुकदमे में वह सदैव काजी ए सूबा की सहायता लेता था। काजी ए सूबा की नियुक्त सुल्तान द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती थी दोस्तों। तो काजी ए सूबा जो है, इसमें काजी ए सूबा ये आप देख रहे होंगे, इसमें दूसरा दोस्तों क्या, दूसरा जो है ये काजी ए सूबा ये किसका सहायता करता था दोस्तों? तो गवर्नर का जो न्यायालय होता था, इसी के सुझाव पर चलता था। अर्थात कोई भी जानकारी या कहीं जो वली फंसता था कहीं पर दोस्तों न्याय से संबंधित, तो वो किसकी सहायता लेता था? काजी ए सूबा का सहायता लेता था। और काजी ए सूबा का नियुक्त कौन करता था? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता था दोस्तों, उसके परामर्श पर सुल्तान करता था, ठीक है। और दोस्तों
और यहाँ पे जो चौथा है सद्र ए सूबा, सद्र ए सूबा, ये दोस्तों ये सिरी, क्या सिरी, सिरी जिले को कहा जाता था सल्तनत काल में दोस्तों, सिरी जिले को कहा जाता था। क्या सल्तनत काल में सिरी क्या है, सिरी जो है ये जिले को कहा जाता था। जिले का जो न्यायालय होता था दूसरे उसे सद्र ए सूबा कहा जाता था। क्या सद्र ए सूबा कहा जाता था। प्रांतीय गवर्नर, इसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं दोस्तों। प्रांत का विभाजन सिख में होता था। क्या सिख में होता था। तो सद्र ए सूबा जो होता था दोस्तों वो सिख का सद्र ए सूबा का जो न्यायालय होता था वो सिख के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, सिख अर्थात जिले को किसके काल में, सल्तनत काल में जिले को सिख कहा जाता था। क्या सिख कहा जाता था। और संभवतः 1279 ईस्वी में बलबन के समय पहली बार सिख का निर्माण किया गया। ठीक है, बलबन के काल में सिख का पहली बार निर्माण देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे जिला जैसे प्राचीन इतिहास में दोस्तों इसी को क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था जिले को। क्या जो जिला होता है उसे प्राचीन भाषा में प्राचीन काल में दोस्तों सरकार के नाम से जानते थे। और मध्यकालीन भारत में इसको मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल में जिले को सिख के नाम से जाना जाता था। क्या दोस्तों, सिख के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं, और हाँ एक क्वेश्चन और दोस्तों अपने दिमाग में छाप लीजिए। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होता था दोस्तों। अगला अब सैन्य व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो सैन्य व्यवस्था जो है दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज के अंतर्गत आता था, वही प्रधान होता था। अब बात करते हैं तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य संगठन का विशेष महत्व था। अर्थात सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था थी दोस्तों वो तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी वो कहाँ से ली गई थी, तो तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस काल के 4 प्रकार के सैनिक थे, अर्थात सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक पाए जाते थे। कौन कौन दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सुल्तान के द्वारा नियुक्त अस्थाई सेना, इसमें शाही अंगरक्षक, शाही गुलाम तथा अन्य सैनिक शामिल होते थे। इसे खास खेल कहा जाता था। एक शब्द में दोस्तों जो सुल्तान द्वारा नियुक्त सैनिक अस्थाई सैनिक होते थे, अस्थाई सैनिक को एक शब्द में क्या कहा जाता था, खास खेल। क्या खास खेल कहा जाता था। इसकी जिम्मेवारी दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज पर होती थी, क्योंकि दीवाने आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इक्तेदार सेना दोस्तों, इक्ता जो प्रधान जिसे दिया जाता था वो भी सेना रखता था, तो इक्तेदार की भी सेना इसी के अंतर्गत आता है। और तीसरे प्रकार की अस्थाई सैनिक जिनकी नियुक्त युद्ध के अवसर पर होती थी। ठीक है, तो 4 प्रकार, ये तीसरा हो गया। चौथा जो है सल्तनत काल में सेना जो पाई जाती थी, मुस्लिम स्वयंसेवक जो दूसरे धर्मों से युद्ध के लिए प्रोत्साहित होकर सेना में भर्ती होते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं सेना के 3 भाग थे। कौन कौन से दोस्तों, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। घुड़सवार में यह सेना का मुख्य भाग था। जो घुड़सवार सल्तनत काल में दोस्तों घुड़सवार को बहुत महत्व दिया गया था। ठीक है, यह सेना का प्रमुख होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया तथा दाग प्रथा इसी विभाग के लिए प्रारंभ की थी। अर्थात घोड़ों की गिनती के लिए दोस्तों घोड़ों को दोबारा फिर से एक ही घोड़ों को बार बार न गिनाया जाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा दोस्तों अपनाया। दाग प्रथा में क्या होता था, लोहे से एक आकृति से घोड़े के पीठ पे थोड़ा सा दाग दिया जाता था, अर्थात उसे गरम लोहे से उसके पीठ पर ऐसे थोड़ा सा छाप दिया जाता था, जिससे एक अंक पड़ जाता था। इसी को दाग प्रथा कहा जाता है। गज सेना, पैदल सेना, ये 3 प्रकार की सेना किसमें थी, तो सल्तनत काल की दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये एक किताब है दोस्तों, मलिक उल अबसार। क्या मलिक उल अबसार के लेखक हैं कौन, अल उमरी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, अल उमरी। तो इनके अनुसार सल्तनत काल में दोस्तों सैन्य पदानुक्रम निम्न रूप से निर्धारित किए हैं। ठीक है, किसमें, अली उमरी जो है वो मलिक उल अबसार में दोस्तों, क्या अली उमरी जो है मलिक उल अबसार में दोस्तों निम्न पदाक्रम
व्यवस्थित किए हैं। कैसे? जैसे एक खान के अंतर्गत 1000 सैनिकों का अधिकारी, अर्थात सबसे बड़ा दोस्त 10,000 दोस्तों। एक खान जो होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत 10,000 सैनिक होते थे, ठीक है। और एक मलिक, उससे छोटा मलिक होता था। तो सबसे बड़ा जो है, अगर हम बात करते हैं सल्तनत काल में सबसे बड़ा कौन होता था पद, तो खान का पद होता था। उससे नीचे मलिक का पद, उसके अंतर्गत 1000 सैनिकों का मालिक होता था, कौन? मलिक। और जो अमीर होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत 100 सैनिक होते थे। और सिपह सलार में 10 सैनिक होते थे, ठीक है। अब दोस्तों एक बार विभाग को जो हम स्टार्टिंग में दिखाया था, इसको एक बार आप देख लीजिए सरसरी निगाहें से। और सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग, क्या इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। क्या स्क्रीनशॉट हमने इसे, क्या, एक मिनट, इसका आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा विभाग कहाँ पे संबंधित है दोस्तों, आपको आसानी से यहाँ पे सब विभाग मिल जाएंगे, ठीक है। और हम एक बार आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से, यानी कि शार्ट रूप में एक बार चर्चा भी कर लेते हैं कौन सा विभाग किससे संबंधित है, क्योंकि पीछे हमने इतने विभाग बता दिए हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो पहले ही हमने बताया है दोस्तों, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सल्तनत काल में जो भाषा का उपयोग किया जाता था वो फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो फारसी, ये सब जो शब्द हैं, जैसे दीवाने विराजत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, दीवाने वरीद, ये सब जो शब्द हैं दोस्तों, ये सब फारसी भाषा में है। क्या? फारसी भाषा में। और जैसे दीवाने विराजत दोस्तों, इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? राजस्व विभाग। क्या? राजस्व विभाग, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करते हैं, आप इसे देख लीजिएगा। तो दीवाने विराजत जो है, ये विभाग किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो सैनिक विभाग से। और दीवाने इंसा विभाग किससे संबंधित है दोस्तों? तो शाही सचिवालय से संबंधित है। और दीवाने रिसातल है विदेशी पत्र व्यवहार से। और दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीवाने कजा न्याय विभाग से संबंधित है। दीवाने कजा जो विभाग है मंत्रालय दोस्तों, ये न्याय विभाग से संबंधित है। इसी प्रकार से दीवाने रियासत, यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों, दीवाने रिसातल और दीवाने रियासत ये दोनों अलग अलग विभाग है। इसलिए आप जब कभी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दे रहे हैं। देख लीजिए, दीवाने रिसातल दोस्तों और दीवाने रियासत, ये देखिए अलग अलग शब्द है। तो दीवान रियासत जो है दोस्तों, बाजार नियंत्रण से संबंधित है। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवान रिसातल, इस विभाग की भी किसने दोस्तों स्थापना की थी? तो इस विभाग की भी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अब अगला विभाग दोस्तों, दीवाने कोई, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है। क्या? कृषि विभाग से। और दीवाने बंदगान जो भी मंत्रालय है दोस्तों, ये दास विभाग से। इसको दीवाने कोई जो है दोस्तों, इसको किसने इस विभाग की स्थापना की थी या इस मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवाने बंदगान जो है दोस्तों, ये दास विभाग से संबंधित है और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात, इस विभाग की स्थापना भी फिरोज तुगलक ने ही की थी और ये दान विभाग से संबंधित है। तो जो गरीब मुस्लिम होते थे दोस्तों, उनको दान जो दिया जाता था इसी विभाग से दिया जाता था, दीवाने खैरात। और दीवाने इमारत, इसे लोक निर्माण या पीडब्ल्यूडी विभाग भी कहा जाता है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी विभाग सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही स्थापित किया था। और दीवाने मुक्त खराज, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। और इसका कार्य क्या था? अतिरिक्त कर की देखरेख करना था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।